नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोग प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके पाठ्यक्रम के सामाजिक विज्ञान का जो भाग है, जो कि इकाई 20 के रूप में दिया गया है, जिसमें अर्थशास्त्र विषय को लिया गया है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न चुने हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के जो पाठ्यक्रम है उसमें ये वाला भाग जो है सामाजिक विज्ञान का, इसके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके अर्थशास्त्र विषय के भी शामिल होंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो आपके आने वाले प्रश्न हैं आपके प्रश्न पत्र में, वो निश्चित रूप से आपको लाभ दिलाएंगे। हमने इस वीडियो में जो 20वीं इकाई है उसके इतने भाग को सम्मिलित किया है और चूंकि हम इसका कुछ भाग बचा हुआ है जो कि हम अगले वीडियो में सम्मिलित करेंगे, इस भाग के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हमने रखने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए विद्यार्थियों, हम लोग अर्थशास्त्र विषय के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ क्या है। आप अर्थशास्त्र विषय को पढ़ रहे हो, अर्थशास्त्र को समझ रहे हो, तो आपको अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है धन से, दूसरा विकल्प है सीमित संसाधनों के का प्रबंधन से, तीसरा जो है वो वस्तुओं एवं सेवाओं से और चौथा है जनसंख्या से। तो आपका सही विकल्प होगा 2, सीमित संसाधनों का प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो पहला विकल्प है लाभ कमाना, दूसरा विकल्प है सामाजिक कल्याण, तीसरा विकल्प है संसाधनों का उचित विदोहन और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, उपरोक्त सभी जो है वो अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न 3 की बात करें, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आपको उत्तर इसमें से एक सही देना है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है और यह आपका विकल्प 3 होगा। प्रश्न 4 की बात करें, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको विकल्प है मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स और जे.एम. कीन्स। तो आपको इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। प्रश्न क्रमांक 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, में किसका अध्ययन किया जाता है। विकल्प 1 वैश्विक अर्थव्यवस्था का, विकल्प 2 संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, विकल्प 3 व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और आपका सही उत्तर होगा विकल्प 3 व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, में किसका अध्ययन किया जाता है। विकल्प 1 व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, विकल्प 2 समग्र अर्थव्यवस्था का, विकल्प 3 वैश्विक अर्थव्यवस्था का या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। चूँकि हम लोग इसके पहले के प्रश्न में यह समझ चुके हैं कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है और इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 2 समग्र अर्थशास्त्र का या समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है।
प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें, बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किसके द्वारा किया जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। पहला विकल्प है सरकार द्वारा, दूसरा विकल्प है व्यक्तियों द्वारा, तीसरा विकल्प है बाजार द्वारा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही विकल्प है बाजार के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। सही विकल्प होगा 3। प्रश्न क्रमांक 8, अब हम बात करते हैं कि उपभोग किसे कहते हैं। उपभोग का क्या सही है? विकल्प है 1 वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग, विकल्प 2 वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, विकल्प 3 वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम उपभोग और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। आपके पास सही विकल्प होगा विकल्प 3 वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम उपभोग ही उपभोग या कंजप्शन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्पादन की, जिसे प्रोडक्शन कहा जाता है। उत्पादन का आशय क्या होता है? विकल्प 1 वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, विकल्प 2 वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण, विकल्प 3 वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग, विकल्प 4 संसाधनों का आवंटन और सही विकल्प है 1 वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ही उत्पादन कहलाता है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें, सार्वजनिक वित्त का संबंध निम्न में से किससे है? पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक आय से, सार्वजनिक व्यय से, विकल्प 3 सार्वजनिक आय एवं व्यय से और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही विकल्प होगा 3 सरकारी आय एवं व्यय का संबंध सार्वजनिक वित्त से होता है। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करें, उत्पत्ति के साधनों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? उत्पत्ति अर्थात उत्पादन के साधन इनमें से कौन से नहीं हैं? पहला विकल्प है भूमि, दूसरा विकल्प है श्रम, तीसरा विकल्प है पूंजी और चौथा विकल्प है अवसर लागत। तो आपको हम बता दें कि भूमि, श्रम और पूंजी तो उत्पत्ति के महत्वपूर्ण साधनों में शामिल है। इसके अलावा साहस और संगठन भी उत्पत्ति के साधन माने जाते हैं। तो हमारा सही विकल्प होगा 4 अवसर लागत जो है वो उत्पादन के साधनों में शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12 पे चर्चा करते हैं। उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी किसे कहते हैं? विकल्प 1 किसी वस्तु की मात्रा को, विकल्प 2 किसी वस्तु के मूल्य को, विकल्प 3 किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को और विकल्प 4 उत्पादन क्षमता को। और सही विकल्प है 3 किसी वस्तु में आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को ही उपयोगिता या यूटिलिटी कहते हैं। इस प्रश्न में बात करते हैं सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी की, कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? विकल्प 1 कुल उपयोगिता में वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं, विकल्प 2 औसत उपयोगिता में वृद्धि, विकल्प 3 कुल उपयोगिता में कमी और विकल्प 4 एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हमारा सही विकल्प होगा 4। प्रश्न क्रमांक 14, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? विकल्प 1 अधिकतम होती है, विकल्प 2 स्थिर होती है, विकल्प 3 शून्य होती है, विकल्प 4 न्यूनतम होती है। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 1 जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, टॉप पे होती है। उपयोगिता विश्लेषण में उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? विकल्प 1 विभिन्न वस्तुओं की कीमत, विकल्प 2 विभिन्न वस्तुओं की मात्रा, विकल्प 3 विभिन्न वस्तुओं के संयोग जो समान संतुष्टि को प्रदान करते हैं या विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 3, यह आपका विकल्प सही होगा। प्रश्न क्रमांक 16, कुल उत्पादन का क्या अर्थ है या क्या आशय है? कुल उत्पादन किसे कहते हैं? एक निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा को, केवल वस्तुओं के उत्पादन को, केवल सेवाओं के उत्पादन को या इनमें से कोई नहीं। और आपका सही विकल्प है 1 जो कि
एक निश्चित समयावधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा को ही कुल उत्पादन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, औसत उत्पादन किसे कहते हैं? आपके विकल्प है 1 औसत लागत, विकल्प 2 सीमांत लागत, विकल्प 3 प्रति इकाई आगत से उत्पादित उत्पादन और विकल्प 4 कुल उत्पादन में वृद्धि। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 3 प्रति इकाई आगत से उत्पादित उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 18, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं? विकल्प 1 औसत लागत, विकल्प 2 एक अतिरिक्त इकाई आगत का उपयोग करने पर कुल उत्पादन में वृद्धि को, प्रति इकाई उत्पादन को, या विकल्प 4 औसत उत्पादन में वृद्धि को। और सही विकल्प है 2 एक अतिरिक्त इकाई आगत का उपयोग करने पर कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 19, मांग का नियम क्या बताता है? इसके विकल्प इस प्रकार है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में कमी होती है। विकल्प 2 वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि होती है। विकल्प 3 कीमत का मांग पर प्रभाव नहीं होता है। और विकल्प 4 उक्त सभी सत्य है। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 1 कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है और यह मांग का नियम हमें बताता है। मांग वक्र हमेशा किस प्रकार का होता है, यह प्रश्न पूछा गया है। विकल्प 1 बाएं से दाएं ऊपर जाता है, विकल्प 2 बाएं से दाएं नीचे जाता है, विकल्प 3 मांग वक्र स्थिर रहता है, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2 मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, पूर्ति का नियम बताता है कि विकल्प 1 वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति में कमी होती है, विकल्प 2 वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती है, और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही विकल्प है 2 वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। अर्थात कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 22, पूर्ति वक्र का ढाल हमेशा किस ओर होता है? बाएं से दाएं ऊपर जाता है, बाएं से दाएं नीचे जाता है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन नहीं होता, और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 1 बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। प्रश्न क्रमांक 23, मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन कब होता है? जब मांग वक्र पूर्ति वक्र के नीचे होता है, विकल्प 2 जब मांग वक्र पूर्ति वक्र के ऊपर होता है, विकल्प 3 जब मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं, और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 3 जब मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं तब वहाँ पर मांग एवं पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित होता है। प्रश्न क्रमांक 24, मांग को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? विकल्प 1 उपभोक्ता की आय, विकल्प 2 वस्तु की कीमत, विकल्प 3 संबंधित वस्तु की कीमत, विकल्प 4 उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 4 उपरोक्त सभी जो है मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? विकल्प 1 गेंद और बैट, विकल्प 2 चाय और कॉफ़ी, विकल्प 3 कार एवं पेट्रोल, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 चाय और कॉफ़ी जो है स्थानापन्न वस्तुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 26, पूरक वस्तुओं का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कार एवं पेट्रोल, चाय और कॉफ़ी, दाल और चावल, और इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 1 कार एवं पेट्रोल पूरक वस्तुओं में शामिल होती है। प्रश्न क्रमांक 27, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और पूर्ति स्थिर रहती है तो क्या होगा? विकल्प 1 वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, विकल्प 2 वस्तु की कीमत में कमी होगी, विकल्प 3 वस्तु की कीमत स्थिर होगी, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 1 वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। प्रश्न क्रमांक 30, वस्तु की मांग को लोच को प्रभावित करने वाले
कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 वस्तु की प्रकृति, नंबर 2 आय का स्तर, नंबर 3 उपलब्ध स्थानापन्न वस्तुएं, नंबर 4 उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का सही विकल्प है 4 उपरोक्त सभी जो है वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 लागत किसे कहते हैं? इसके विकल्प है 1 उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, 2 उत्पादित वस्तु की मात्रा, 3 उत्पादन में किया गया कुल व्यय, 4 इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 3 उत्पादन में किया गया कुल व्यय ही लागत कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 32 सीमांत लागत मार्जिनल कास्ट किसे कहते हैं? एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में परिवर्तन, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से औसत लागत में परिवर्तन, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से औसत लागत में परिवर्तन, और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही विकल्प है एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 लागत के प्रकार है। विकल्प 1 स्थिर लागत, विकल्प 2 परिवर्तनशील लागत, विकल्प 3 उक्त दोनों, और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 3 उक्त दोनों ही लागत के प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 34 माध्य, मध्यका और बहुलक किसके माप है? आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से है। विकल्प 1 विचलन, विकल्प 2 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, विकल्प 3 प्रतिगमन, और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है 2 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में माध्य, मध्यका और मीडियन को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 35 माध्य किसे कहते हैं? विकल्प 1 दिए गए आंकड़ों का मान, विकल्प 2 दिए गए आंकड़ों का योग, विकल्प 3 दिए गए आंकड़ों का मूलधन, विकल्प 4 दिए गए आंकड़ों का औसत। और सही विकल्प है 4 दिए गए आंकड़ों का औसत ही माध्य कहलाता है।